साफी हैं विवेक प्रभाकर, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया विवेक। टीवी पे हम देख तो रहे थे, हमारे यहाँ पे भी हर घर के अंदर जहाँ पे ये मुकाबला देखा जा रहा था एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे स्टेडियम के अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो भी एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। हम कुछ फील तो कर रहे थे उसको, लेकिन एग्जैक्टली तो आप बता सकते हैं कि खास तौर पे जब ये जेवलिन थ्रो के मुकाबले जारी थे तो क्या एटमॉस्फेयर था वहां पर? पाकिस्तानी वैसे कम थे क्राउड के अंदर, जो टीवी पे हमें नजर आया इंडियंस कुछ ज्यादा थे, लेकिन एक जिसे कहूंगा ना कि कमराडरी बहुत अच्छी थी। कल पाकिस्तान इंडिया का जैसे क्रिकेट मैच होता है उस तरह की राइवलरी नहीं थी नजर आ रही, लेकिन एक दूसरे को चीयर अप किया जा रहा था। विवेक, देखिए, सबसे पहले तो हमें मीडिया का बड़ा क्रिएशन होता है हर चीज में, इंडिया पाकिस्तान, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, अब इस बार एथलेटिक्स हो गया है। तो हमेशा हम ये कहते हैं, हम लोग इंडिया पाकिस्तान हर चीज को बना रहे हैं। हमारा दोनों का अल्टीमेट एम तो ये होता है ना, अपनी कंट्री को जीत दिलाना, चाहे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खेले। हाँ, बेंचमार्क इंडिया को पाकिस्तान को हराना एक बेंचमार्क होके उसको अचीव करना हो सकता है, और पाकिस्तान के लिए इंडिया को हरा के अपना मेडल या फिर टूर्नामेंट जीतना, ट्रॉफी जीतना एक बेंचमार्क हो सकता है। बट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बनाना एक मीडिया क्रिएशन हम लोगों का सादा है थोड़ा, और ये शायद बहुत चलता है, और ये राइवलरी भी बड़ी अच्छी रही है इतने सालों से, कोई भी स्पोर्ट हो। तो खैर, अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो हाँ, वहां पर जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग था, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे थे। वहां पे जर्मनी के यूलियन के वीबर थे, वहां पर याकूब वेल्डेच थे चेक रिपब्लिक के, जो कि पिछले बार भी मेडल लाए थे नीरज के साथ। तो वहां पर और भी बहुत सारे जैवलिन थ्रोवर्स थे जो कि वर्ल्ड क्लास थे। एंडरसन पीटर्स थे जो कि ब्रॉन्ज मेडल लाए, बिल्कुल, ग्रेनाडा के। तो सब थे वहां पर कंपीट करने के लिए, अपने देश को जिताने के लिए। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तो नहीं था। बट जिस तरह से अरशद नदीम ने जो थ्रो फेंका 92.97, जो आपने कहा थोड़ी देर पहले मॉन्स्ट्रस, वो काबिले तारीफ था। उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम होगी, और उन्होंने वो थ्रो मारते ही हैंड्स डाउन लीड जो ले ली वो कोई टच नहीं कर सका। हालांकि नीरज चोपड़ा थोड़ी सी इंजरी से खेल रहे थे, मगर स्पोर्ट्स में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। नीरज चोपड़ा ने फिर भी अपना सीजन बेस्ट दिया, अपनी ग्रॉइन इंजरी से रिकवर होने के बावजूद भी अपना सीजन बेस्ट दिया, और अपना सीजन बेस्ट देने के बावजूद भी उनको सिल्वर मिला। ये उनका थ्रो उनके टोक्यो से बेटर था, करीब 2 मीटर बेहतर थ्रो मारा था। टोक्यो में उन्होंने 87.54 मारा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और यहाँ पर उन्होंने 89.45 मारा है। उसके बावजूद भी वहां उनको स्वर्ण पदक मिला, यहाँ इनको रजत पदक मिला, मतलब कि वहां गोल्ड, यहाँ सिल्वर मिला। और यहाँ पर अरशद नदीम का जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने ये अपने देश के लिए एक स्वर्ण पदक लाया है। मेडल ही नहीं है, एक गोल्ड मेडल लाया। और इससे मैं आपको ये बोलूंगा कि हम अगर बोलते थे कि देखो भाई 92 के बाद हम आपसे हर ओलंपिक में आगे रहे हैं, भले ही आज मेडल हमारे आज भी आपसे ज्यादा है इस ओलंपिक्स में, लेकिन आपके पास एक गोल्ड है। मैंने उसके बाद चेक किया तो इंडिया था 64th पोजीशन में और पाकिस्तान था 53rd पोजीशन में। तो अभी मेडल टैली में, ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। जब तक अगर इंडिया गोल्ड नहीं लाता है तब तक आप लोग क्योंकि गोल्ड काउंट होता है उसमें, जो आप अगर लिस्ट में ऊपर आ रहे हैं तो वहां पे तो गोल्ड काउंट होता है। ट्रू, सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया विवेक, आपका इंडियन सहाफत में और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपका एक बड़ा कदकाठ है, और आपने हमें वक्त दिया, हम आपके मशकूर हैं। असल में मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि नीरज की वालदा सरोज देवी ने जो बात की, उसने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने पर हम भी खुश हैं। ये आपकी तरफ से, भारत की तरफ से एक ठंडी हवा का ताज़ा खुशगवार झोंका हमें मिला, जबकि इधर से अरशद नदीम की वालदा ने भी सेम ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है। तो एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो अवाम है वो खेलों में दोस्ताना तल्लुकात चाहते हैं और सरकार नहीं चाहती? इस पर अपनी राय दे। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पे एक्सपर्ट हैं, ये पूछना चाहूँगा कि हमारे क्रिकेट के हवाले से जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें भारत पाकिस्तान आने में कुछ लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, उस पर भी राय दे। ये 2 सवाल मैंने आपसे पेश किए। देखिए, सबसे पहले आपने जो एक बात कही, देखिए अप्रिसिएशन जो होता है दोनों तरफ से, जो एक दूसरे की बड़ाई होती है। आपके पाकिस्तान में आई एम श्योर सुनील गावस्कर के बहुत फैंस होंगे पुराने जमाने में, खुद इमरान खान उनकी इतनी तारीफें करते थे कि वो रुकते नहीं थे। वही सुनील गावस्कर, इमरान खान हो, जहीर अब्बास हो, वसीम अकरम हो, उनकी इतनी बड़ाइयां करते थे। हमारे यहाँ पे जितने विराट कोहली के फैंस हैं शायद इंडिया में नहीं होंगे अभी एज वी स्पीक। बिल्कुल, आप लोग विराट कोहली को अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को अप्रिशिएट करते हैं अभी के टाइम में। सचिन तेंदुलकर के फैंस है पाकिस्तान में, तो भारत में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर के फैंस हैं, सकलैन मुश्ताक के फैंस रहे हैं। और हॉकी में भी अगर मैं बात करूँ तो मैं
ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो सोहेल अब्बास हो, मुदस्सर हो, जो मैं अभी रिसेंट के जो रिटायर के उनकी बात कर रहा हूँ, रेहान बट हो, सकलैन हो, ये जो आपके बहुत ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं, और आपके बहुत सारे, हसन सरदार आपके एक लेजेंड है हॉकी के। तो देखिए इंडिया में स्पोर्ट्स को लेकर तो हमेशा हुआ है, चाहे आपके स्क्वॉश में जहांगीर खान हो, जमशेद खान हो, जो लेगेसी उन्होंने स्क्वॉश में छोड़ी है। सेम वेज पाकिस्तान की एक बच्ची थी, उसने साइना नेहवाल, जो इंडिया के बैडमिंटन में पहला मेडल लाई थी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, उसकी वो बहुत बड़ी फैन थी, उनको अपना रोल मॉडल मानती थी। सानिया मिर्जा पाकिस्तान में रोल मॉडल रही हैं एक टेनिस खिलाड़ी के तौर पे। तो दोनों तरफ की जो जनता है वो स्पोर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत ही स्पोर्टिंग वे में लेती है। हाँ, जब वसीम अकरम किसी को आउट करते थे तो हमारा दिल जरूर दुखता था भारतीय फैंस का, लेकिन वो स्पोर्ट्स है, सबको पता है। वैसे ही जब सचिन कभी सेंचुरी मारते थे तो पाकिस्तान को परेशानी होती थी। सेम वेज दोनों तरफ से ये होता है। और लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर आप बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती में खेल हो, बायलैटरल सीरीज जो कह रहे हैं क्रिकेट में, ये सब होना चाहिए, और या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, तो देखिए ये जो मसला है ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस पे जो निर्णय और डिसीजंस जो लिया जाता है वो सरकार लेती है, वो गवर्नमेंट लेती है, और गवर्नमेंट के पास एक ये है कि अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स को प्रायोरिटी देती है और उस हिसाब से अपना लेती है। देखिए हम लोग भी दोनों तरफ, मैं यही बोलूंगा कि जनता लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। किसी को क्या मिलेगा अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा किया तो वही कहते हैं, जो बॉर्डर मूवी भी जो बनी थी उसमें लास्ट का गाना यही था, जंगे तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। तो हमारे कंट्रीज में हम अपने अपने कंट्री को डेवलप करें, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहें। We all hope कि ये this kind of sense, good sense prevails, politics भी बेहतर हो दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि लोगों के दरमियान जो people to people contact है, people to people relationship है, वो तो लगता है कि किसी किस्म का बंटवारा नहीं था। एक ठीक है, एक लाइन 1947 में आ गई, लेकिन उसके बावजूद आज भी जब आपके वहाँ से यहाँ पे सिख यात्री आते हैं या फिर आप यात्रा करने हिंदू बहन भाई आते हैं, तो जिस तरह से जो कनेक्शन है आवाम का, और हमारे यहाँ से जो वहाँ पे जाते हैं जिस तरह से उनको प्यार मिलता है, उसका मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये कोई दो अलग मुल्क हैं और इतनी ज़्यादा दुश्मनी इनके दरमियान। खैर, एक चीज़ मैंने जो आपसे पूछनी थी ना, वो ये है कि अरशद नदीम के भाई ने, ये तो हमें पता भी है, हम खुद रिपोर्ट करते रहे टीवीज़ पे, कि ना उस शेर जवान के पास जिम था, ना प्रॉपर कोचिंग थी, ना कोई ग्राउंड था, वो भी बहुत बाद में मिला, और तो और जेवलिन नहीं था पिछले साल तक, और वो कितना को महंगा होता है। वो ही वॉज गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पैसे इकट्ठे करने के लिए कि यार जेवलिन ही मिल जाए। आपके वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं ख़ासतौर पे, क्योंकि अब रिसेंटली इन रिसेंट पास्ट हमने देखा है कि एथलेटिक्स में इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, ऊपर जा रहा है। तो मिसाल के तौर पर नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो नीरज को कैसी वहाँ पर फैसिलिटीज़ मैसर थी भारत में? नीरज की फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास है। हमारे सारे एथलीट्स जिनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो वर्ल्ड क्लास से भी वर्ल्ड क्लास। अब हमारे यहाँ कॉर्पोरेट का भी इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। JSW हो गया, जिंदल स्टील एक कॉर्पोरेट कंपनी है, ये इन्वेस्ट करती है खिलाड़ियों पे। अगर पहलवान हो तो उनको मैट्स देती है, खिलाड़ी हो तो उनको डाइट देती है, उनको जो भी ट्रेनिंग किट चाहिए, शूज़ चाहिए, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करती हैं, मुहैया कराती हैं। तो अभी का जो माहौल है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब इन्वॉल्व होती हैं कि भाई कि उस खिलाड़ी को, वो ओलंपिक खेलने जा रहा है, वो मेडल का होपफुल है, उसको जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड करें। फॉरेन ट्रेनिंग भी मिलती है। अब नीरज चोपड़ा इंडिया में बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं, लगातार डायमंड लीग्स खेलते हैं ताकि उनका रिदम और मोमेंटम बना रहे, जो कि शायद अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम को नहीं मिल पाता है। मेरे एक पाकिस्तान के आपके जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका सिल्वर आया था और नीरज का गोल्ड आया था, तो उन्होंने बोला देखो भाई, नीरज को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और यहाँ पर अरशद को नहीं मिलती है, तो अरशद का सिल्वर बड़ा नहीं है। बट मैंने बोला देखो भाई, जब ग्राउंड पे लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप ग्राउंड पे उतरते हो तो वो सब चीजें नहीं दिखती हैं। क्योंकि आज मैं ये कह सकता हूँ कि यार नीरज की तो इंजरी थी, मगर स्पोर्ट्स है, वो क्रूअल होता है, वो आपको ये नहीं देखता कि किसकी इंजरी क्या है और किसको क्या फैसिलिटी मिली। बट हाँ, ये कमेंडेबल है कि अरशद नदीम को, अगर आप जैसा बता रहे हैं, उनको बहुत कम फैसिलिटीज मिली और उसके बावजूद भी
वो इतना अच्छा थ्रो मार सकते हैं 92.97, लोग 92.97 की बात कर रहे हैं, उनका लास्ट थ्रो 91.45 था। अगर आप वो मार देते 91 प्लस जो उन्होंने मारा, वो सेकंड थ्रो भी उनका कोई टच नहीं कर सका, 91 कोई टच नहीं कर सका, 90 कोई टच नहीं कर सका। तो वो तो हैंड्स डाउन विनर रहे हैं इस कंपटीशन के। उन्होंने मतलब कि मुकाबले को एक तरफा बना दिया। हालांकि जो कंपटीशन हुआ है ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंपटीशन था, 87 88 के रेंज में बहुत सारे थे। जूलियन वीबर ने भी अच्छा थ्रो किया लेकिन उनका मेडल नहीं आया। एंडरसन पीटर्स का आया बड़ी मुश्किल से। और आप याकूब वेल्डेज जो लास्ट टाइम मेडल लाए थे, पोडियम पे चढ़े थे, वो मेडल नहीं ला पाए। इस बार जो कंपटीशन का जो लेवल था वो बहुत हाई था और उस पे हाईएस्ट लेवल का परफॉर्मेंस अरशद नदीम कर गए और बिना फैसिलिटीज के, बिना किसी उसके मिला है उनका ये मेडल। तो इनके अचीवमेंट को और दर्शाता है और ये दिखाता है आपकी गवर्नमेंट को, आपकी अथॉरिटीज को, आपके पाकिस्तान एथलेटिक्स को और पीओ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को कि अगर आपके कंट्री में टैलेंट है और अगर आप उनको ऐसे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही टैलेंट वेस्ट होते रहेंगे। आज अरशद नदीम ने अपने दम पे मार दिया, ना जाने कितने टैलेंट इंडिया में वेस्ट हुए हैं और ना जाने ऐसे कितने टैलेंट पाकिस्तान में वेस्ट हुए होंगे, आई एम श्योर, और हो रहे हैं। उसी हिसाब से आपके पार्टी को जागना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए कि जो एटलीस्ट कुछ ही मेडल हो, अगर पाकिस्तान में उनके पास उतने पैसे नहीं है उतने प्रोवाइड करने के लिए, तो एटलीस्ट पिक करें कि टैलेंट कौन है, कौन मेडल ला सकता है और उसी 2-4 खिलाड़ी पे ही फुल फोकस से इन्वेस्ट करें। कई सारे ऐसे गरीब देश हैं जो कि जिनके पास पैसे नहीं है और उनको बस एक ही खेल से प्यार है, वो फुटबॉल। वो अपना सारा पैसा स्पोर्ट्स में जो लगाते हैं सिर्फ फुटबॉल पे लगाते हैं। क्यों? ये सोचिए क्योंकि फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है। फुटबॉल की पॉपुलैरिटी का एक अलग लेवल है, फुटबॉल का एक पैशन अलग होता है पूरे दुनिया में। नहीं विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने जिस वजह से आपसे पूछा था ना कि वहाँ पे क्या एज यू से इन हिंदी की सुविधाएं मिल रही हैं आपके प्लेयर्स को, और आपने बताया कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, बल्कि वर्ल्ड क्लास है। मामला ये है कि पाकिस्तान इन मामलात के अंदर ये जो हमारे बोर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, एथलेटिक एसोसिएशन हो गई और फुटबॉल एसोसिएशन हो गई, दिस एंड दैट, जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पैसे इनके पास बहुत है, करते ये कुछ नहीं है। मसला सिर्फ इनका ये है। तो आपसे पूछने का मकसद ये था कि जिस लेवल की फैसिलिटीज आपके वहां मिल रही हैं, ये दे सकते हैं जो इनको रॉ टैलेंट नजर आए, लेकिन यहाँ पे देते नहीं। अनफॉर्चुनेटली द रीजन आई वाज आस्किंग टू यू दिस वाज कि यहाँ पे जरा लोगों को हम झंझोड़े। एक आप चूंकि मेरे प्रोग्राम में ना वक्त थोड़ा रह गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया,